नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीओ परीक्षा जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं अपने वीडियो फॉर्मेट में, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियोस यहाँ नीचे प्लेलिस्ट में होंगे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको देख लीजिए। हमारे मॉड्यूल जो पेड मॉड्यूल्स हैं उस पर बेस्ड जो क्विजेस होती हैं तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए जो है करवाए जाते हैं। ठीक, तो हम शुरू करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार मूल संविधान में शामिल थे। ठीक है, तो मूल संविधान का अर्थ यह है कि जब हमने संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक, तो उसकी बात हो रही है। तो उस समय हमारे पास मौलिक अधिकार के रूप में समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कल्चर यानी संस्कृति, धर्म की स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, ये भी संपत्ति का अधिकार भी उस समय मौलिक अधिकार था। ठीक है, बाद में इसको आर्टिकल 300A में जो है डाल दिया गया है एज अ लीगल राइट, अब ये हो गया है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपकी बात करें तो अब हमारे पास सिर्फ 3 है, 1, 2 और 3, परंतु मूल संविधान की हमसे बात पूछी जा रही है तो वहां पे 4 होते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो इसको चुनेंगे। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक है, यानी कि जो है राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर लाइक मैन विदाउट शेडो, ये स्टेटमेंट जो है किसका है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सपर्ट जो थे अर्नस्ट बेकर, है ना, इनका संबंध है। जैसे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार भी हैं और मौलिक ये कर्तव्य भी हैं, ड्यूटीज। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में इसको समझिए कि अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ठीक, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़ करके अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा जो इमरजेंसी वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत 352 से लेकर 360 तक हमारे पास जो ये इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान है वो लिखे हुए हैं। तो आपातकाल जो मान लीजिए देश में इम्पोज है तो उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी के सारे फंडामेंटल राइट जो है उसको सस्पेंड करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और ये प्रावधान है अनुच्छेद 359 में, 359। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया है। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, जैसे हमने कई सारे प्रावधान अलग अलग देशों से जो है उसको इंस्पायर होकर अपने संविधान में उसको इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि आयरलैंड का संविधान है तो उन्होंने इसे किस देश के संविधान से अपने संविधान में ग्रहण किया था। ठीक है, तो उन्होंने लिया था स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी ली गई किसने, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में, और आयरलैंड से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे संविधान के जो भाग 4 है वहां पे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी की निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति अनुच्छेद 37 के द्वारा स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आर्टिकल 37 में देखिए प्रोविजन ये है कि डीपीएसपी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है कि इसको जो डीपीएसपी के प्रावधान है उसको भारत की किसी कोर्ट जो ये जितनी भी कोर्ट्स हैं, है ना, उसके द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट कोर्ट के आदेश पे किया जा सकता है, परंतु डीपीएसपी के संदर्भ में स्ट्रिक्टली आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। और जो है डीपीएसपी के प्रावधानों का यूज करके जो लॉज बनाने की शक्ति सरकार के पास है ना, तो उसमें यहाँ पे इसको सरकार यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू यूज कर सकती है। तो यही पे ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है ये गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है ना कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध सिर्फ उच्चतम न्यायालय के द्वारा लागू होंगे, तो उच्चतम न्यायालय ही नहीं किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं होंगे। ठीक है, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बना करके लागू करे, यानी कि जो हमारे 36 से लेकर 51 तक प्रावधान लिखे हैं उसके संबंध में कानून जो है सरकार बनाए। ठीक, और ये सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, यानी कि फंडामेंटल है देश के गवर्नेंस में, ये भी जो है बिल्कुल सही बात है, इस आर्टिकल में भी लिखा हुआ है। ठीक, तो ए को चुन लेता है।
मिनर्वा मिल्स मामला जो है इसका वर्ष हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें प्रावधान ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा कि भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो ये डीपीएसपी है इसके बीच संतुलन के आधार पर स्थापित है। ठीक, तो ये जो केस था 1980 का था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए पढ़ के। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश डीपीएसपी के गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? ठीक है, तो देखिए हमारे जो डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें कुछ आर्टिकल्स में जो प्रावधान मेंशन है वो गांधीवादी जो महात्मा गांधी की विचारधारा है उस पर आधारित है। ठीक, उनके सिद्धांतों पर आधारित है। तो अनुच्छेद 49 में जो प्रावधान है वो गांधीवादी नहीं है, इसको हम चुन लेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस बताइए 49 में जो है प्रावधान वो क्या है? ठीक है, किस विषय पर आधारित है? राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने का जो प्रावधान है ये है अनुच्छेद 50 में। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है? ठीक है, तो ये जो है स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ पे? वैक्यूम में। ठीक है, आपको पता होगा कि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा वैक्यूम में ही होती है। तो वैक्यूम में जो चाल है वो ये होती है, ये देख लीजिए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है प्रकाश के सबसे अच्छे परावर्तकों यानी कि रिफ्लेक्टर्स में से एक है? ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो लाइट का सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर है वो चांदी होता है इसमें से। ठीक, सिल्वर। यहाँ पे फ्लोरोसेंट सामग्री जिसका नाम है जिंक सिलिकेट है ना, तो फ्लोरोसेंट ट्यूबों में प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा रंग देता है? तो जो ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है ना तो उसमें देखते हैं कि कुछ जैसे हरे कलर की हैं। ठीक है, तो हरे कलर वाली ट्यूबलाइट में यही है जो है जिंक सिलिकेट का यूज करते हैं उसके अंदर जो फिलिंग में, तो इससे ये कलर मिलता है। प्रकाश की किस घटना के कारण पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ प्रतीत होता है? ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे कोई बर्तन है उसमें जल भरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ मान लीजिए कोई सिक्का ऐसे बीच में है। ठीक, 1 रुपए का सिक्का देख लीजिए। अब आप उसको ऊपर से देखेंगे तो मान लीजिए अब ये अपने बेस से मान लीजिए 4 सेंटीमीटर ऊपर है, परंतु वो आपको और ऊपर ही दिखेगा, है ना। तो ये घटना जो है किस कारण से होती है? ऐसा आपने खैर देखा भी होगा। तो प्रकाश की जो अपवर्तन की घटना है यानी ये रिफ्रैक्शन है ना, इसके वजह से होता है। किस रंग के प्रकाश की गति कांच के माध्यम में सबसे कम होती है? ठीक है, तो जैसे लाइट के कलर्स को आप ग्लास के मीडियम से पास करेंगे तो सबसे लीस्ट स्पीड इसमें से होती है वॉयलेट की और सबसे ज्यादा होती है रेड की। ठीक, जो विजिबल स्पेक्ट्रम में आप कलर्स को देखते हैं। आंख का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा इसके पिछले भाग में नहीं होता है? पहले भी हमने शायद आपको बताया है कि आंख का जो इमेज है उसको एक बार सर्च करके जितने भी उसके पार्ट्स हैं प्लीज उसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस लगातार बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक डिस्क और ये फोविया सेंट्रलिस है ना, ये सब आंख के जो ये पीछे वाले भाग होते हैं ना, इधर मतलब जैसे अपने आंख को इमेजिन करिए तो ये सब हिस्से जो है पीछे पाए जाते हैं। जैसे इधर प्यूपिल, कॉर्निया है ना, आगे जो ये सब होते हैं पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे जो ये सिलियरी बॉडी है ये पीछे नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होता है जरा बताइए तो? इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान जिसका उद्देश्य 2037-38 तक, ठीक है, ये टाइम पीरियड ध्यान से देखिएगा। इस वर्ष तक सभी क्षेत्रों में, भारत के जितने भी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर जो उनमें उत्सर्जन है तो उसमें कूलिंग की जो डिमांड है उसको 20 से 25% तक कम करना है। ठीक है, तो कूलिंग के लिए जो है जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसको 20 से 25% तक कम करेंगे। ठीक है, तो उसी उद्देश्य से ये इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लाया गया था, है ना। तो इसको किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में और इसका टाइम है 2037-38 तक, 20 से 25% तक कमी लानी है। ठीक है, देखिए नेशनल गंगा काउंसिल जो है, राष्ट्रीय गंगा परिषद, इसका गठन किस अधिनियम के तहत किया गया है? ठीक है, तो गंगा जो नदी है उसको जो है पोल्यूशन रहित बनाने के क्षेत्र में ये एक कदम है। तो इसका गठन जो ये हमारा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, है ना, इसके तहत किया गया है। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि जो नेशनल गंगा काउंसिल है इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो ये वर्ष 2016 में हुआ है। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट था। इनमें से कौन सा जो टर्म है सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है? ठीक है, तो देखिए हमारा जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, ठीक, फिर है स्ट्रेटोस्फियर। तो जितने भी यूवी रेडिएशंस आते हैं वो हमारे कहाँ पे अब्जॉर्व होते हैं? ये स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक, ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट होगा।
संविधान के किस मौलिक अधिकार में ये कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर के वह अदालत में जा सकता है, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, ये वाला आर्टिकल है 32, जिसके अंतर्गत रिट्स जारी की जाती हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन में, है ना। तो ये उसी के बारे में यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं, ठीक है, तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास कोई मिरर है, आप उसको ऐसे अपने फेस के सामने रख रहे हैं और उसमें आपको जो पीछे की चीजें दिख रही हैं, है ना, वो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी दिख रही हैं और उल्टी दिख रही हैं, है ना, कि इन्वर्टेड दिख रही हैं। तो इसमें जो है किस प्रकार का ये हमारा जो मिरर होगा ये, तो ये होता है कनकेव यानी कि अवतल। फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल है 17, उसके संदर्भ में देखिए 2 स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप में इसके अभ्यास को रोकता है, ठीक है। तो आज़ादी के पहले अछूतता जो है भारत में बहुत प्रिवेलेंट थी, कई सारे लोगों को जो है अछूत माना जाता था, तो इस चीज़ को अबॉलिश करता है हमारा संविधान का अनुच्छेद 17, ये बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। लेकिन अस्पृश्यता होती क्या है एग्जैक्टली, उस शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है, ये बात भी सही है। अस्पृश्यता जो है बस कहा गया है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है, पर किस तरह की अनटचेबिलिटी है ना, कहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, क्या हो रही है, ये सब प्रावधान कहीं पे नहीं है। तो इसमें दोनों ही हमारे कथन ठीक है। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन यानी कि जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट है, तो जो भारत में बंधुआ मजदूरी वगैरह आज़ादी के बाद भी कई तरीके से प्रैक्टिस हो रही थी, तो इसको जो है अबॉलिश करने के लिए, जो है समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1976 में, ठीक। द इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन मुख्य रूप से निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो अभी इसके संबंध में हमने ऊपर एक क्वेश्चन ही देखा था जहां पे जुडिशरी को कहा गया था कि वो इन्फोर्स नहीं कर सकते, तो इसका प्रवर्तन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो है राज्य यानी राज्य की बात यानी स्टेट की बात होती है, ठीक है। तो स्टेट में यहाँ पे हमारा संसद आ जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। देखिए ओजोन के बारे में कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ओजोन जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग के निर्माण में भाग लेती है समताप मंडल के हानिकारक ओजोन के द्वारा प्रदत्त होती है। तो आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो ओजोन लेयर पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, ठीक है, जो दूसरी हमारी परत है। तो उसमें जो है जो बैड ओजोन होती है ना, वो जो है किसके निर्माण में भाग लेती है, प्रकाश रासायनिक स्मॉग यानी कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है, हानिकारक रूप होता है ये, है ना, पॉल्यूटेंट का, तो उसके निर्माण में भाग लेती है, तो इसको हानिकारक ओजोन कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है ना, उसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्मॉग की घटना के बारे में आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक। तो उसी क्रम में एक बार लंदन में एक स्मॉग की घटना देखी गई, तो उसमें फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो कॉज नहीं किया था, वहां पे एक सल्फ्यूरस जो है स्मॉग था, उसकी वजह से लंदन स्मॉग जो है वो हुआ था, तो उसको बोला जाता है लंदन स्मॉग, सल्फ्यूरस स्मॉग जो होता है, ठीक। तो इसमें हमारा कथन सिर्फ एक जो है ये सही है। ओजोन परत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक। तो इसमें गलत है सिर्फ सी वाला। यहाँ पे लिखा है ओजोन परत की जो मोटाई है उसको पार्सेक में मापा जाता है, यानी यूनिट जो है वो पार्सेक है, तो पार्सेक नहीं वो डॉप्सन होती है, ठीक। बाकी के कथन ठीक है, उसको पढ़ लीजिए, सी ऑप्शन को चुनेंगे हम। इसमें से गलत युग्म को चुनना है, तो कुछ इंस्टीट्यूट्स लिखे हैं और वो कहाँ पे स्थित हैं वो लिखा है, तो डी ऑप्शन हमारा गलत है। जूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी दरभंगा में नहीं है, कोलकाता में है, ठीक। बाकी सबको देखें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 ये सारे ही हैं। ऑप्शन डी में देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, है ना, भैंसों से संबंधित जो रिसर्च संस्थान है ICAR का, ये है आपका वहां हरियाणा के हिसार में, ठीक। बिस्मिल्लाह खान, कृष्णराम चौधरी, अली अहमद हुसैन निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। तो ये सारे कलाकार उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होते हुए शहनाई के जो है ये फेमस वादक रहे हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की नागर शैली से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो देखिए मंदिर निर्माण की जो भारत में आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते होंगे तो मंदिर निर्माण की 3 मेजर शैलियां पढ़ते होंगे, नागर, वेसर और द्रविड़। ठीक, तो नागर से ही संबंधित कुछ उप शैलियां कह लीजिए, जिसमें पाल शैली है, खजुराहो उप शैली है। ठीक है, इसमें सोलंकी उप शैली भी है। ठीक है, पर ये जो नायक शैली है ये नहीं है। नायक किससे संबंधित है जरा ये बताइए तो आप। अब यहीं पे कौन सी मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली से संबंधित नहीं है? तो अभी हमने ऊपर देखा ना 3 प्रकार की टाइप्स, तो द्रविड़ की उप शैली जो है हमारी ये इसमें है आपका पल्लव, चोल, पांड्य। ठीक है, बेसिकली जो साउथ इंडिया की हमारी टेम्पल आर्किटेक्चर है ये सब इसी से संबंधित है, द्रविड़ से, है ना। इसमें ओडिशा जो है ये नहीं होगा। अब निम्न में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की जो ब्रेसर शैली है उससे संबंधित है? तो यहाँ पे राष्ट्रकूट स्टाइल, चालुक्य, काकतीय, होयसल, है ना, ये सब जो है ये ब्रेसर शैली से ही संबंधित है। तो हम 1, 2, 3, 4 को चुनेंगे। लोक नाट्य का एक रूप जिसका नाम है विदापत, है ना, निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बिहार का जो मिथिला वाला क्षेत्र है ना, यहाँ से संबंधित है। एक फोक डांस, फोक ड्रामा है बेसिकली एक प्रकार का। देखिए मदुरई में एक मंदिर है मीनाक्षी, है ना, मीनाक्षी मंदिर, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो उसके संदर्भ में हमको गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे गलत ये है, इसमें बी वाला ऑप्शन जो हमारा है गलत है। इसमें लिखा है कि यह देवी मीनाक्षी को समर्पित है, जो कि दुर्गा का एक रूप है। ठीक है, तो ये मीनाक्षी देवी जो है ये पार्वती का रूप है। ठीक है, दुर्गा का नहीं। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको हम बी ऑप्शन को चूज करेंगे। बौद्ध स्तूपों और परतदार आकृतियों से बने स्तंभों के लिए, स्तंभों के जो स्थापत्य हैं भारत में, उसके लिए यूरोपीय लोगों ने किस शब्द का इस्तेमाल किया है? ठीक है, तो जितने भी बुद्धिस्ट स्तूपास के बारे में आप पढ़ते हैं, है ना, और भी जो लेयर्ड फिगर्स हैं, पिलर्स हैं, ठीक, तो इन सब आर्किटेक्चर के बारे में यूरोपीय इसको बोलते थे पैगोडा, है ना, ये टर्म ध्यान रखेंगे। मध्य युगीन यूरोप की वास्तु शैली है जिसका नाम है गोथिक शैली, है ना, तो इसका जन्म किस देश में हुआ है? ठीक, तो ये जो है यहाँ फ्रांस से संबंधित है ना। इससे संबंधित एक साइट है जो है मुंबई में स्थित है। इसको अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में भी इंक्लूड किया गया था इंडिया में। उसका नाम अगर आप बता सकते हैं हमको तो बताइए जरा। भारत के बाहर स्थित प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर किस देश में स्थित है? ठीक है, तो देखिए इंडियन जो कल्चर था बहुत मतलब अनेक देशों तक फैला हुआ था एंशिएंट टाइम्स में भी। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पे जो ये चीज़ें हमारी स्थापत्य हो गया, मंदिर हो गया, है ना, कल्चर में और चीज़ें, फूड हो गया, कपड़े हो गए, ये सब स्प्रेड है। तो उसी क्रम में ये जो अंगकोर वाट मंदिर है इसका निर्माण हुआ था आपका कंबोडिया में। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है, तो शिव जी से संबंधित हम 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में पढ़ते हैं। तो उस क्रम में गलत है बी वाला। इसमें मल्लिकार्जुन स्वामी जो ज्योतिर्लिंग है ये यहाँ कुरनूल आंध्र प्रदेश से जो है स्थिति इनकी है, पुणे गलत दिया है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन सबसे पहले किया गया था? ठीक है, तो इन 4 आयोगों में देखेंगे अगर हम इनके स्थापना का वर्ष देखते हैं तो उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है ये जो है RTI वाला 2005 में स्थापित हुआ था। ये राज्य महिला आयोग जो है ये गठित हुआ था 2004 में। ठीक है, और बाकी ये दोनों आयोग 2013 के हैं। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा हो गया आपका जो है महिला आयोग। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1973 में 3 जिलों में ऑपरेशन फ्लड फेज 1 जो है इसको शुरू किया गया था। तो कौन सा जिला उसमें से एक नहीं है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे आपको पता होगा? दुग्ध जो क्रांति थी, है ना, व्हाइट रिवोल्यूशन, उससे, है ना, दुग्ध उत्पादन से। तो वैसे भारत में 1970 से स्टार्ट है, पर यहाँ यूपी में 1973 में जो है 3 जिले जो वाराणसी, बलिया और ये मेरठ, इनमें शुरू हुई, कानपुर नहीं है। निम्न में से कौन से उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 का उद्देश्य है? ठीक है, तो कृषि नीति 2013 में अखिलेश यादव गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी, जिसमें कई सारे प्रावधान किए गए, जिसमें से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना, इनपुट प्रबंधन और वितरण, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को बढ़ावा देना, और तमाम तरह के जो खेती से संबंधित प्रावधान थे वो इसमें शामिल थे। तो सारे ही सही हैं, हम डी को चुन लेंगे। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में राज्य मंडल
जिला व तहसील स्तर सभी मतलब सभी लेवल पे, स्टेट लेवल, डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पे एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, तो खनन में चूंकि हमारे यूपी में स्पेशली करप्शन अभी भी बहुत है, तो 2017 में इससे संबंधित मिनरल एक पॉलिसी भी आई थी, है ना। तो उसी जो क्रम में एक एंटी लैंड माफिया टास्क फोर्स हर सभी लेवल पे जो है गठित की गई थी, ताकि जो है करप्शन और इन सब चीज़ों में जो गलत चीज़ें हो रही है उसको रोका जा सके। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जो कि नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, इसके बारे में आप कई बार पढ़ते होंगे। तो ये कब स्थापित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है 1991 से 92 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे तब स्थापित किया गया था। सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला उत्तर प्रदेश का पहला बस स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अन्य माध्यमों से छोड़ करके पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पे बेस्ड जो पहला हमारा बस स्टेशन बना यूपी का, ये है कैसरबाग लखनऊ का। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं, जिनका 2 परियोजनाएं हैं, हरदुआगंज और अनपरा। ठीक है, तो ये क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं ये बताना है। ठीक है, तो ये हमारे जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, तो हरदुआगंज है अलीगढ़ में और अनपरा है सोनभद्र में, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाल ही में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक, फिर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, 2 लोग होते हैं, उसके नीचे यहाँ पे डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें एक की नियुक्ति हुई है, आर के गुप्ता नाम इनका। कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ठीक है, तो अभी रिसेंटली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो उद्घाटन हुआ, उसके बाद यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा जो राज्य है ये 13 एक्सप्रेसवे वाला जो है भारत का सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी जो भारत के होने वाले हैं किस राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये जो है ध्यान दीजिएगा, नेशनल गेम्स 36वां एडिशन है, गुजरात के जो है लगभग 6 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन होगा। अभी जो है ये 27 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर 2022 में। ठीक, तो इसको ध्यान रखना है। इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस को आप प्लीज देख लें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।